हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करने के लिए कि फ्रॉम पार्ट वन कि अगर कोई असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी में है या कोई ओल्ड एज रिटायरमेंट होम्स भी हैं कोई कोई इंडिया में थोड़े थोड़े जगहों में, वहाँ पे अगर हेल्थ सपोर्टिव कंडीशंस नहीं हैं या आपके घर में भी आप किसी एल्डरली पेरेंट्स का देखभाल कर रहे हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो आप जॉइंट फैमिली में रहते हो एंड फैमिली में बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अभी एडल्ट मेच्योर एडल्ट एज में हैं, तो इवन द ग्रैंड चिल्ड्रन कैन टेक केयर ऑफ अ ग्रैंड पेरेंट। ये सब स्टेजेस में जब आप पेरेंट का हेल्थ देख रहे हो या ग्रैंड पेरेंट का हेल्थ देख रहे हो या कोई भी अदर डिसफंक्शनल डिजेबल्ड फैमिली मेम्बर का हेल्थ देख रहे हो, फैमिली हेल्थ बेस्ट हेल्थ सपोर्टिव कंडीशन में तब जाती है जब हम अपने वीकेस्ट पर्सन का ध्यान अच्छे से रख पाते हैं। तब होता है बेस्ट सोसाइटी क्रिएट, क्योंकि फैमिली हेल्थ ही बिहेवियरल हेल्थ ऑफ फैमिली, प्रैक्टिकल हेल्थ पैराडाइम्स ऑफ फैमिली, ये सब ही डिटरमिन करती है हमारे इवेंचुअल सोशल हेल्थ को भी। और आप देखोगे कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो यहाँ पे भी इवन इन मुस्लिम रिलीजन वो लोग, इस्लाम जब बोलता है कि दीन दुखियों का हेल्प करना, दीन दुखी जस्ट डजंट मीन कि रास्ते में आपने एक बेगर को देख लिया या अनक्लोथ्ड पर्सन को देख लिया या एक प्रोस्टिट्यूट से जाके कुछ हेल्प किए कि वो दीन दुखी है। आपके खुद के फैमिली में कोई दीन दुखी भी हो सकता है, जो जिसके पास बाहर से घर है, पैसा है, सब कुछ है, पर अंदर से कुछ होगा जो दुख उनके लाइफ में पहुंचा रहा होगा। तो जिसके पास घर है, पैसा है, वो दीन दुखी नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं। कभी कभी आपके घर में ही कोई होगा जो दुखी होगा, जो दीन होगा, जिसको कुछ चाहिए आपसे, जो उसका नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रहा है। वो इमोशनल नीड्स हो सकता है, फिज़िकल नीड्स हो सकता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ नीड हो सकता है, फैमिली हेल्थ सपोर्टिव नीड हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो उनको ज़रूरत है थ्राइविंग कंडीशंस के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, पर जो मिसिंग है उनके लाइफ से बिकॉज ऑफ कोई भी सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर लाइफ। और वही चीज़ जो इंसान अच्छे से कर सकता है या अच्छे से कर पाता है कि वो समझ पाता है कि उसके लाइफ में दुखी इंसान कौन है, और अगर वो दुख उन्होंने पहुंचाया है तो वो दुख को वो कैसे चेंज कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस करता है बेस्ट फैमिली हेल्थ की तरफ। सो एक पैराडाइम ऑफ फैमिली हेल्थ इज़ कि श्रवण कुमार जैसे उसके पेरेंट्स को हेल्प करा था। हमने श्रवण कुमार के पेरेंट्स की स्टोरी को कभी सुना नहीं, पर उसके पेरेंट्स भी अंधे होते हुए भी उसको हेल्प कर रहे थे, नहीं तो वो बर्डन इतने इफ़ेक्टिवली और एफर्टलेसली चला ही नहीं पाता बहुत सारे साल। और कभी कभी आप देखोगे भी, इसलिए मॉडर्न टाइम्स में बहुत सारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के जनरेशन वाले पेरेंट्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे हमारा तो ख्याल रखते नहीं हैं, हमारे बच्चे तो बहुत मतलबी निकले हैं कि कुछ ख्याल नहीं रखते। और बहुत सारे जो हैं, मैं ऐसे कॉलोनी में बड़ी हुई हूँ जिस कॉलोनी के बहुत सारे बच्चे ही इंजीनियरिंग करके या कुछ हायर स्टडीज़ करने के लिए इंडिया से बाहर चले गए, और जब वो इंडिया से बाहर गए उसके बाद वो इंडिया वापस नहीं आए, वो बाहर ही रहना चाहते हैं, बिकॉज़ बाहर के देशों में कुछ ऐसा सुविधा उनको मिला जो उनके लाइफ में एक कन्वीनियंस लाई, उनको उनका करियर भी अभी ऐसे डायरेक्शन में चला गया है कि वो करियर इंडिया में रेप्लिकेबल भी नहीं है। अगर वो उसको रेप्लिकेट भी करना चाहेंगे, उनको इंडिया में उसका वैल्यू नहीं मिलेगा, या मिला भी तो ऐसा वैल्यू मिलेगा जो, बिकॉज़ आउटसाइड इंडिया इकोनॉमी ऐसा है कि वहाँ का पेमेंट ही 100 टाइम्स मोर, 50 टाइम्स मोर, 30 टाइम्स मोर ऐसा कुछ होगा कि लोग अगर उसको डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो उनको सैलरी डिक्रीज़ होगी अगर वो इंडिया में आ जाए। और तो बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली वो सैलरी डिक्रीज़ नहीं लेना चाहते। कोई कोई लोग वो सैलरी डिक्रीज़ लेके भी, बहुत सारे लोग इंडिया वापस आए हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंडिया वापस आए हैं, या एक दो फ्रेंड्स ने मुझे इंक्वायर किया कि इंडिया अगर वापस आना है तो क्या करना है। पर वो जो फ्रेंड्स आना चाहते थे वो लोग उस फील्ड में हैं जिस फील्ड का एक्सपेंशन इंडिया में हुआ नहीं है, और ये मैं ऑलरेडी इंडिया में बैठ के देख चुकी हूँ। तो इसलिए मैंने उन फ्रेंड्स को बोला जिनका एक्सपेंशन इंडिया में हुआ नहीं है, जिनके आने से इंडिया में इंडियंस को अभी तक वैल्यू नहीं समझा कि वो इंडिया आएंगे तो क्या वैल्यू आएगा, वो लोगों को मैंने सीधा सीधा मना कर दिया कि आप आइए मत, क्योंकि उनका तो वैल्यू ही नहीं मिलेगा उनको लाइफ में, जो मुझे नहीं मिला है। इसीलिए मैंने समझा है ये।
तो मैंने वो वाले लोगों को जिनके पास मेरे जैसे एजुकेशन है स्टॉप किया हुआ है करेंटली, या बोल दिया है कि अगर आप आओगे तो जॉब लेके आओ, नहीं तो अदरवाइज़ आप मेरे जैसे फंस जाओगे। और उनकी तो फैमिली थी, इसलिए मुझे ये उनको कहना पड़ा। मैं अकेली थी और मैं अपने खर्चे उस प्रैक्टिकल वे से लेती हूँ, जिससे कि मुझे पता होता है कि मेरे पास अगर इतना फ़ंड्स है तो मुझे कितना खर्चा करना है, या अगर इतने फ़ंड्स के बाद मुझे जॉब लेना ही पड़ेगा तो मुझे क्या करना चाहिए टू परस्यू दैट जॉब। या अगर फ़ंड्स हो, जॉब भी हो, कुछ भी हो, ये जॉब अगर मेरे साथ मिसअलाइंड है तो उसको ना कहना है। मैं बहुत अच्छे से ना भी कह सकती हूँ वो चीज़ों को जो मेरे लिए मिसअलाइंड है, और मुझे ये कहना पड़ता ही है। मैं वन ऑफ दोज फ्यू पीपल हूँ जिनको ये कहना बहुत ज़रूरी है, ना कहना। क्योंकि अगर मैंने गलत चीज़ को हाँ कह दी, मेरी परेशानी का लेवल, बिकॉज मेरा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने हाई लेवल का परेशानी लेवल मेरे लाइफ में आ जाता है कि अगर मैंने गलत चीज़ों को ना नहीं कहा तो वो चीज़ें जो माउंटेन ऑफ मोल हिल चीज़ होती है ना, मेरे लाइफ में उल्टा है। मोल हिल दिखता है मेरे प्रॉब्लम्स, बट वो एक्चुअली माउंटेन लेवल का प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज सपोर्ट सिस्टम नहीं है आपके पास। अगर राइट सपोर्ट सिस्टम हो, दैट इज़ हाउ यू क्रिएट गुड फैमिली हेल्थ। अगर आपके पास गुड फैमिली हेल्थ नहीं है तो आप आगे की चीज़ें भी बिल्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, अनलेस आप ना कह दे वो चीज़ों को जो फैमिली हेल्थ सपोर्टिव नहीं है, इंडिविजुअल हेल्थ सपोर्टिव नहीं है, सोशल हेल्थ सपोर्टिव नहीं है, फिर ही आप आगे बढ़ सकते हो। आपको काटना पड़ता है, छांटना पड़ता है। जैसे जो माली होती है, जो लोग या गार्डनिंग करते हैं या फार्मिंग करते हैं, ये दोनों एक्टिविटीज़ में उन्होंने देखा होगा वीड्स बहुत ग्रो होती है कभी कभी प्लांट्स के अराउंड, तो आपको वो वीड्स को काटना ही पड़ता है जो हेल्थ सपोर्टिव नहीं है फैक्टर। या डेड प्लांट्स, डेड लीव्स आ जाते हैं तो आपको डेड लीव्स को भी निकालना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा देर अगर डेड लीव नेचुरली ट्री से ड्रॉप ऑफ करना चाहिए, पर अगर नेचुरली ट्री से ड्रॉप ऑफ नहीं कर रहा तो आपको वो डेड लीव्स को भी कभी कभी निकालना पड़ता है, अगर वो ट्री के हेल्थ के लिए हार्मिंग है। पर इसका भी एक्चुअली एक्स्ट्रा कुछ है, ट्री रिलेटेड हेल्थ आई विल टॉक अबाउट इन अ डिफरेंट टॉपिक। बट कमिंग बैक टू फैमिली हेल्थ नाउ, आपको फैमिली में राइट हेल्थ सपोर्टिव कंडीशंस क्रिएट करने होते हैं। अगर आपने फैमिली हेल्थ रिलेटेड ही बिजनेस क्रिएट किया तो वो बिजनेस में भी आपको राइट हेल्थ सपोर्टिव कंडीशंस क्रिएट करने पड़ेंगे कि वो बिज़नेस फिर ज़्यादा देर चलेगा। नहीं तो आप बिज़नेस हो, कोई सोशल एंडेवर हो या कोई फैमिली एंडेवर हो, ये तीनों में भी फैमिली हेल्थ सिस्टम्स इन्वॉल्व होती है, पर उसमें राइट फैमिली हेल्थ सपोर्टिव कंडीशंस आपको डाल के रखना पड़ेगा। और उसमें सबसे जो वीकेस्ट लिंक है, वो जो शो है ना वीकेस्ट लिंक, उसमें क्या होता है, वीकेस्ट लिंक निकल जाता है हमेशा गेम से, विच इज़ ट्रू। वीकेस्ट लिंक जो सच में वीकेस्ट लिंक है, उसको तो भगवान डेथ दे के निकाल देगा आपके लाइफ से, क्योंकि वो सच में इतना वीकेस्ट लिंक है, वो ना ही आपको हेल्प कर रहा है, ना ही वो किसी से हेल्प पा रहा है। तो उसका पर्पस सर्व हो गया दोनों तरफ से ही, ना ही वो किसी को हेल्प कर पा रहा है, ना ही कोई उसको हेल्प कर पा रहा है। तो उसके दोनों तरफ का पर्पस सर्व हो गया है। अगर आप फिर भी एक साइड ऑफ पर्पस को चलाते रहे, फिर भी आपका लाइफ थोड़े दिन चलेगा। पर अगर आपका दोनों पर्पस कट चुका है लाइफ से, आप ऐसे वे का वीकेस्ट लिंक बन गए हो कि भगवान आपके लिए बेटर पर्पस कहीं और ढूंढ लेगा, तो इसलिए आप मर जाओगे, ठीक है। पर जो इंसान मरा नहीं है अभी तक, उससे लर्निंग के बहुत चांसेस है। वो किसी को हेल्प करे ना करे, वो बेड रिडन भी इंसान हो, वो भी बहुत सारे इंसानों को बहुत कुछ सिखा के जा सकता है, क्योंकि वो भी एक फंक्शनल डिसेबिलिटी है। जब आप बेड रिडन हो और आप बेड से निकल नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते हेल्दीली, जो आप फंक्शनल एडल्ट के हिसाब से जब आप 50-60s में थे आप कर पा रहे थे, बट अभी 70s-80s में आप नहीं कर पा रहे। तो आपको इसीलिए 70s-80s में जो आप नहीं कर पा रहे, 70s-80s में आपको तो जाके उनके साथ रहना है ना, कि जो आपका देखभाल ठीक से कर सके। अब आप रिच हो तो आप फिर भी एक अफोर्ड कर सकते हो कोई मेड को आपके लिए हेल्प करने के लिए। आपके बच्चे रिस्पॉन्सिबल है तो वो लोग भी पैसा दे देंगे आपके हेल्प के लिए, आपके देखभाल के लिए किसी को रख लेंगे। आपके अगर आपने बहुत प्यार दिया था आपके बच्चों को, वो लोग ने भी वो प्यार को अच्छे से समझा है, तो वो भी आपके लिए राइट हेल्थ सपोर्टिव कंडीशंस क्रिएट करेंगे अभी धीरे धीरे आपके ओल्ड एज में आपको कंफर्ट देने के लिए। वो भी श्रवण कुमार जैसे बनेंगे, राइट। श्रवण कुमार को तो पहले से ही करना पड़ा क्योंकि उसके पेरेंट्स अंधे थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चों को भी ये नहीं करना। बाकी बच्चों को भी कभी ना कभी तो अवेकन होना है कि अपने पेरेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने का, और कौन से वे से लेने का, बेस्ट अलाइंड वे से कैसे लेने का, राइट। तो ये जो बेस्ट अलाइंड प्रैक्टिसेस है, जो भी फैमिली वो बेस्ट अलाइंड प्रैक्टिसेस ठीक से कर पाती है,
अच्छे से कर पाती है और जिस फैमिली में दोनों डायरेक्शन से अच्छे से वो बैलेंस होता है, पेरेंट्स के डायरेक्शन से भी, बच्चे के डायरेक्शन से ही, वही फैमिली सबसे ज़्यादा आप देखोगे थ्राइव कर रही होगी। तो मेरे बचपन में एक्चुअली ये हेल्थ सपोर्टिव कंडीशंस थोड़ा सा मेरे दादा दादी के फैमिली में भी थोड़ा क्रिएट कराया था उन्होंने, और मेरे नाना नानी ने भी ये क्रिएट किया था। बट उन्होंने थोड़ा सा ही किया था, उन्होंने पूरा पूरा नहीं किया था, क्योंकि वो लोग उस जनरेशन के थे, उन्होंने उस जनरेशन के अकॉर्डिंग कोई सिस्टम्स क्रिएट किए थे। पर इस जनरेशन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स है दैन उनके जनरेशन, और उस जनरेशन में भी वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे निकल रहे थे। उनके फैमिली में मेरी दादाजी का जो नाना जी का जो फैमिली था, उनके फैमिली में 2 डॉटर्स थे, दोनों डॉटर्स का फैमिली हेल्थ इम्बैलेंस में चला गया था। पर उनको सिर्फ एक ही डॉटर का फैमिली हेल्थ का इम्बैलेंस समझा। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में रहते थे, राजा राम मोहन के सोसाइटी के डिसेंडेंट है। अभी वो डायरेक्ट डिसेंडेंट हो ना हो, वो कल्चर के तो डिसेंडेंट थे उन लोग, तो बिकॉज वो लोग वो कल्चर के डिसेंडेंट थे, उन्होंने विडो का कष्ट समझा। अब विडो रीमैरेज तो नहीं हुआ मेरे फैमिली में, मगर विडो रीमैरेज नहीं भी होते हुए एटलीस्ट विडो को सपोर्ट करना है, ये चीज़ उन्होंने समझी थी। इसलिए जो डॉटर उनकी विडो हो गई थी उसको उन्होंने फैमिली हेल्थ में ठीक से ख्याल रखने की कोशिश की। पर उसमें क्या हो गया, दूसरी डॉटर के लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जो मेरी मम्मी थी, उनके प्रॉब्लम्स उनको नहीं समझ में आया, क्योंकि उनका कर्मा था दोनों डॉटर के प्रॉब्लम को समझना। उनको 2 डॉटर्स इसलिए दिए गए थे कि दोनों को भी समझो, कॉन्ट्रास्ट से समझो दोनों का प्रॉब्लम। और अगर उन्होंने समझा होता, हमारा फैमिली फिर एक बैलेंस्ड फैमिली हेल्थ की तरफ गया होता। क्योंकि अगर मेरी मम्मी को उन्होंने एक्सेप्ट किया होता, जैसे मेरी मासी को उन्होंने एक्सेप्ट किया था अपने फैमिली में, मेरी मम्मी को भी उन्होंने एक्सेप्ट अगर कर लिया होता, तो ऑलरेडी वो एक होली ट्रिनिटी फॉर्म हो जाती वहाँ पे एक फैमिली सिस्टम का। और वो होली ट्रिनिटी से और हमारे फैमिली में ऐसे हुआ भी, नंबर्स जो थे ना, ऐसे होली ट्रिनिटी के नंबर्स ही थे। एक ग्रैंड पेरेंट जिसके 3 बच्चे थे, 3 बच्चों के बाद 6 ग्रैंड चिल्ड्रन हुए थे। वो 6 ग्रैंड चिल्ड्रन और 3 चिल्ड्रन एंड वो 3 चिल्ड्रन के स्पाउसेस, जिसमें से 2 के स्पाउसेस वर नॉट द राइट स्पाउसेस फॉर देम, इसीलिए एक स्पाउस का डेथ हो गया और दूसरे स्पाउस के प्रॉब्लम्स थे। पर वो समझ नहीं पाए करके प्रॉब्लम आ गई। पर अगर वो समझ लिए होते ना, तो वहाँ एक ऐसा सिस्टम ऑफ केयर टेकिंग हेल्थ डेवलप हो चुका होता अब तक, जो नहीं डेवलप हो पाया बिकॉज ना समझी का एक परसेंटेज लेवल था उस फैमिली में, जो वो डेवलप नहीं कर पाया। सिमिलरली ये तो हो गया। एंड ये वाला जो फैमिली हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट जिसने इन्फ्लुएंस किया था इस चीज़ को, वो थोड़ा फाइनेंसेस ने इन्फ्लुएंस किया था। जबकि वो फैमिली के पास भगवान ने ऑलरेडी इतना पैसा दिया था कि अगर कोई एक एक्स्ट्रा इंसान या 3 एक्स्ट्रा इंसान भी उनके साथ रह जाता, उनके पैसे वाइसली यूज़ होते। क्योंकि उस फैमिली में भगवान ने उनको वैसे लोगों को भेजा था जो पैसा ज़्यादा नहीं खर्च करने वाले, वैसे लोगों को भेजा था, वैसे लोगों को भेजा था जो बर्डन नहीं होंगे मॉनिटरीली। इनफैक्ट जो आपके लिमिटेड फाइनेंसेस को भी, और उनके पास लिमिटेड फाइनेंसेस भी नहीं थे, उनके पास उस जनरेशन के लिए हायर क्वालिटी का फाइनेंस था। तो वो जितना फाइनेंस उनके पास था, वो फाइनेंस इनफ होता बहुतों को सपोर्ट करने के लिए। बट बिकॉज उनको ये समझा नहीं उनका हायर पर्पस कि उनको एक्स्ट्रा फाइनेंस क्यों भगवान दे रहा है, ये एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ फाइनेंस सिर्फ अपने लिए नहीं दे रहा। और ये बहुत सारे इंसान नहीं समझते। हमको लगता है कि मुझे अगर भगवान ने और आजकल बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन भी करते हैं ये फाइनेंशियल हेल्थ को बढ़ाने के लिए, एंड फाइनेंशियल हेल्थ भी फैमिली हेल्थ का पार्ट है। सो फाइनेंशियल हेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज करते हैं, सीक्रेट जैसे बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ के मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन सिखा देंगे। पर आपको ये समझना है कि आप रावण जैसे न बनो, क्योंकि रावण ने भी मैनिफेस्टेशन किया था। रावण ने भगवान शिव को प्रे करके मैनिफेस्टेशन किया है। कोई जो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या कोई और रिलीजन का है, वो भी कोई ना कोई रिलीजियस टेक्निक हो, नॉन रिलीजियस टेक्निक हो, उससे मैनिफेस्टेशन कर सकता है फाइनेंसेस का। पर फाइनेंस मैनिफेस्ट करने का फर्स्ट रूल ये नहीं है कि इवन दो सीक्रेट बोलता है आस्क बिलीव एंड रिसीव, फाइनेंशियल हेल्थ इंक्रीज करने का आस्क बिलीव रिसीव इज जस्ट द बेबी स्टेप, लाइक KG किंडरगार्टन स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन। रियल पर्पस मैनिफेस्टेशन का और आस्क बिलीव रिसीव ही रावण करता था।
रावण आस्क करता था शिव भगवान से मुझे ये चाहिए, वो बिलीव भी करता था मैं शिव भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ तो शिव भगवान मुझे ये देगा गुण, और वो रिसीव भी किया है उसने। आस्क बिलीव रिसीव को परफेक्टली 10/10 मैनिफेस्ट किया। ठीक है, रावण ने वो मैनिफेस्ट किया था, पर रावण से क्या सीखना था लोगों को कि वो मैनिफेस्ट करके उसको यूज़ कैसे करना है। और बहुतों ने वो रावण से नहीं सीखा है, अभी तक नहीं सीखा है, क्योंकि रावण का स्टोरी तो बहुत पुराने ज़माने का स्टोरी है, पर फिर भी रावण के स्टोरी से बहुतों ने नहीं सीखा है कि आस्क बिलीव रिसीव तो फर्स्ट स्टेज था मैनिफेस्टेशन का। उसके बाद बहुत सारे और प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स को मैंने क्रिस्टलाइज आस्क बिलीव रिसीव जैसे शॉर्ट फॉर्म क्रिस्टलाइजेशन नहीं किया है, मैंने लॉन्ग फॉर्म क्रिस्टलाइजेशन ही किया है। वो लॉन्ग फॉर्म जो आपको आपके लाइफ के पथ से करना पड़ता है, फिर ही आप वो आस्क बिलीव रिसीव का नेक्स्ट स्टेज में पहुंचोगे, जो आपको वॉकिंग द वॉक एंड टॉकिंग द, फिर जाके टॉकिंग द टॉक करना पड़ता है। तो मैं टॉकिंग द टॉक कर रही हूँ आफ्टर डूइंग सम वॉकिंग द वॉक विच कम्स आफ्टर आस्क बिलीव रिसीव, क्योंकि मैंने भी आस्क बिलीव रिसीव करके कुछ चीज़ें रिसीव की थी मेरे लाइफ में, जिसके बारे में मैं कभी और जब वो रिलेटेड टॉपिक आएगा तब बताऊंगी। पर एसेंशली रावण को अपनी फैमिली की राइट तरह से ख्याल रखना था और स्पॉइल नहीं करना था अपनी फैमिली के लोगों को। रावण ने शूर्पणखा को भी स्पॉइल किया था, कुंभकर्ण को भी स्पॉइल किया था। विभीषण को किस वे में स्पॉइल किया था मुझे नहीं पता, या तो विभीषण तक आते आते उसने थोड़ा स्पॉइल करना छोड़ दिया था, इसीलिए विभीषण ने लास्ट में उसको बिट्रे किया। बट वो विभीषण को स्पॉइल करना छोड़ना भी ज़रूरी था, रावण का कर्म था कि उसने अपने 2 सिबलिंग्स को स्पॉइल इतना ज़्यादा कर दिया और उसका इम्पैक्ट उसने जब देखा तो इसीलिए नेक्स्ट फाइनल सिबलिंग को उसने शायद थोड़ा कम स्पॉइल किया होगा। ठीक है, अब ये रावण की स्टोरी का इससे आगे का डिटेल मुझे नहीं पता, बट जो डिटेल जितना डिटेल मुझे पता है रावण की स्टोरी का, उससे मुझे ये पता चला है कि फैमिली हेल्थ में सिर्फ पैसा आपके पास आ गया तो मतलब ये नहीं कि आपने आपका कर्म ख़त्म कर दिया है। फैमिली हेल्थ रिलेटेड, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड, फैमिली केयर टेकिंग रिलेटेड, पैसा आने के बाद पैसा का वाइस यूज़ जिसने किया उसने नेक्स्ट स्टेज उसका सीखा। फिर वाइस यूज़ करने के बाद उनके सराउंडिंग में या उनके फैमिली में जो दीन दिनार थे, उनके फैमिली के जो दीन लोग थे जिनको मॉनेटरी हेल्प हो, सोशल हेल्प हो, हेल्थ केयर टेकिंग हो चाहिए था कोई एस्पेक्ट का, वो चीज़ जिसने ठीक से कर दिया वो गया नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे जाते हैं। जबकि मेरा वो फैमिली सिर्फ पैसा को मैनिफेस्ट करने के लेवल तक ही पहुंचा, और फैमिली में कुछ डॉक्टर्स भी आए, वो लोग डॉक्टरी के प्रैक्टिस उस लेवल तक कर पाए जिसमें कोई अगर इंजर्ड है तो उसको दवा दे दी, किसी का अगर बहुत एविडेंट डिजीज़ है तो उसको दवा दे दी, इतने तक ही वो पहुंच पाए हैं, वो उसके आगे नहीं पहुंच पाए हैं। और क्यों नहीं पहुंच पाए उसके बहुत सारे आंसर्स मैंने एक्चुअली मेरे पास वीडियोस में दिए हैं, नॉट फ्रॉम माय फैमिली एग्जांपल बट बाय एग्जांपल ऑफ दूसरे डॉक्टर्स जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है। पर मेरे फैमिली के डॉक्टर्स भी उसी लेवल के डॉक्टर्स हैं इन सम वेज़, इसीलिए वो आगे के लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, और ये तो अभी मेडिसिन रिलेटेड भी मुझे एक और वीडियो शायद बनाना पड़े, बट मेडिसिन में अगर आपने राइट एवोल्यूशन नहीं किया तो राइट फैमिली हेल्थ सपोर्टिव कंडीशन इवन मेडिसिन नहीं डाल पाएगा, फैमिली में हो या अपने प्रोफेशन में हो, बिकॉज एवरीथिंग एक्चुअली कनेक्टेड है। मैं फैमिली हेल्थ के टॉपिक में भी बात करूँ तो मैं सिर्फ फैमिली के बारे में नहीं बात कर सकती, फैमिली हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने वाले हर फैक्टर के बारे में भी धीरे धीरे रिगार्डिंग फैमिली हेल्थ मुझे बात करनी पड़ेगी। ओके, सो और वही मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड ये बहुत वास्ट टॉपिक है करके मैं उस वे में ही, गाइडेड वे में ही प्रेजेंट कर सकती हूँ कि जो मुझे स्पॉन्टेनियसली अभी याद आ रहा है अपने लाइफ एक्सपीरियंस से या अपने हेल्थ केयर एक्सपीरियंसेस से या अपने डिज़ीज़ के एक्सपीरियंसेस से या किसी और के डिज़ीज़ लाइफ एंड हेल्थ के एक्सपीरियंसेस से या किसी स्टोरी में ही जो हम सब ने कॉमनली पढ़ा है उनके एक्सपीरियंसेस से, मैं उनको क्रिस्टलाइज करके वाया एग्जांपल्स बताना चाह रही हूँ इन वीडियोस में। सो मेरे फैमिली में फिर ये तो हो गया मम्मी के साइड का फैमिली। अभी डैडी के साइड के फैमिली में क्या हुआ कि उनके फैमिली में अभी एक लेडी जो 20s में थी, उनका बहुत फैमिली हेल्थ में डिसलॉयल्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गए, गैम्बलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गए। उनका हस्बैंड बहुत रिच था वो लेडी का, पर इवन दो उनका हस्बैंड बहुत रिच था, वो गैम्बलिंग एंड बहुत सोशल वाइजेस में फंस गया, और सोशल वाइजेस में फंस के वो धीरे धीरे उधारी लेने लग गया लोगों से,
और उसने अपने पूरे फैमिली के प्रॉपर्टीज़ को जो उसके नाम पे था प्लस उसकी बीवी के नाम पे भी उसने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ किए थे, वो सारी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम पे उसने करा के उसको लुटा दिया सारा वेल्थ। तो उसने पूरा फैमिली हेल्थ अनसपोर्टिव एक के बाद एक कंटिन्यूसली फॉर मे बी 20 प्लस ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ उसने ऐसा किया, और या एटलीस्ट 20 ईयर्स। सो एंड इवेंचुअली ही पास्ड अवे बिकॉज उसने जितना निचोड़ना था ना उसके बीवी से, माँ से, उससे, उसकी मम्मी से, पहले तो उसने सिर्फ डैडी की चीज़ें लुटाई, अपने खुद के अर्निंग्स लुटाए, फिर उसने उसकी मम्मी का भी प्रॉपर्टी लुटाया, फिर अपनी बीवी का प्रॉपर्टी लुटाया, फिर अपने बच्चे का भी जो हक है उसको भी वो लुटाने चला था। तो ऐसा उसने कर दिया था। तो इसमें फैमिली में बाकी जो लोग थे, जो उसके भाई के फैमिली के भी जो लोग हो, उसकी माँ को ना बोलना चाहिए था, उसके भाइयों को ना बोलना चाहिए था, उधारी देने वालों को ना बोलना चाहिए था, उसकी सिस्टर, मतलब ये मेरी कज़न सिस्टर थी, तो कज़न सिस्टर की जो फैमिली है, मतलब उसके जो भाई है, माता पिता है, सबको ना बोलना चाहिए था और फर्मली ना बोलना चाहिए था। पर किसी ने फर्मली ना नहीं कहा, राइटली ना नहीं कहा, और एक फर्म ना जो मेरी डैडी की फैमिली ले सकती थी वुड हैव बीन उसको डिवोर्स करा के ना, सच में उसको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग देने का ना, कि ये सोशल पर वो डिवोर्स क्यों नहीं करा पाए, क्योंकि स्टिग्मा और टैबू है डिवोर्स का इंडिया में, और बिकॉज स्टिग्मा और टैबू है डिवोर्स का, उन्होंने उसको डिवोर्स नहीं कराया और उसको इतना रूइनस लाइफ में डाल दिया, जिस लाइफ का रूइन स्टार्ट तो हुआ था हस्बैंड के गैम्बलिंग एंड एडिक्शन प्रॉब्लम्स से, बट वाइफ भी कुछ एडिक्शन प्रॉब्लम्स में फंस गई। वो कौन से एडिक्शन में फंस गई कि उसको फर्स्ट तो उसको बीमारी आ गई तो उसको फूड के रेस्ट्रिक्शंस आ गए, मेडिसिन खाना पड़ा। फिर जब वो फूड के रेस्ट्रिक्शंस आ गए, वो फूड के रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रही थी, तो उसको ऐसे आ गया, और वो इतनी पीड़ा में रहती थी, तो उसके पीड़ा को देख के, अभी वो पीड़ा का, सफ़रिंग का भी एक राइट वे होता है सफ़रिंग को स्टॉप करना। पर जब लोगों के अंदर ना दया माया वर्ड होता है बंगाली में और हिंदी में, वो दया और माया आपके अंदर ना, अगर गलत तरह का दया माया आ जाए, आप ना नहीं बोलना सीखते, सही तरह का ना बोलना नहीं सीख पाते। या कोई लोगों ने ना बहुत बोलने की कोशिश की, पर क्या है, अभी सपोज़ अगर वो जो मेरी दीदी थी, दीदी की मम्मी अलाइव है और उसके पापा मर गए थे, तो उसके पापा जब मर गए थे और सिर्फ मम्मी अलाइव थी, और वो मम्मी बहुत ज़्यादा, उसके अंदर भी बहुत दया माया ज़्यादा है, उसके बच्चों का भी दया माया ज़्यादा है, उसकी सास का भी दया माया ज़्यादा है, तो वो लोग क्या समझते थे, अगर उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया है, गैम्बलिंग कर रहा है और उसको इतना मिजरी में डाल के गया है, पुअर थिंग करके उसको जो भी खाने का मन कर रहा है, लेट्स गिव हर। तो वो लोग अगर उसको चाइनीज़ खाने का मन कर रहा है, ये चाइनीज़ उसका एक फेवरेट चीज़ है, चाइनीज़ खाने का मन कर रहा है तो उसको चाइनीज़ फूड दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है, आप चाइनीज़ फूड दे सकते थे, पर दुकान का आपको नहीं देना था, क्योंकि उसके हेल्थ में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से उसको मेडिसिन लेने पड़ रहे थे, जो अगर उसने चाइनीज़ फूड खाया तो वो मेडिसिन का इम्पैक्ट तो वेस्ट हो गया, ऐसा है। क्योंकि अगर सपोज़ आपको चाइनीज़ फूड खा के एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, बहुत तेल वाला खाना है जो दुकान से मिल रहा है, तेल वाला है और गंदे तेल वाला है, और आप वो खा रहे हो और खा के आपको फिर एसिड रिफ्लक्स आ रहा है, और एसिड रिफ्लक्स की वजह से आप मेडिसिन भी खा रहे हो। पर ये तो फॉल्स पैराडाइम हो गया कि आपको एसिड रिफ्लक्स आ रहा है, आप मेडिसिन खा रहे हो, और आप वही चीज़ खाए जा रहे हो जिससे आपका एसिड रिफ्लक्स बढ़ेगा, तो आपका मेडिसिन का असर आप एक वे में फ्यूटाइल कर रहे हो, दूसरे वे में वो मेडिसिन ले ना ले एक ही बात हो जाएगी। तीसरा ये है कि आप आपके हेल्थ हार्म को तो कंटिन्यू कर रहे हो, आपने अपने हेल्थ हार्म को रिड्यूस नहीं किया है। और रियल हेल्थ सपोर्टिव कंडीशन आपके लाइफ में तब आएगा जब जो हेल्थ अनसपोर्टिव है उस चीज़ को आप और आपको केयर टेकिंग करने वाले लोग ना कह सके, फिर ही आपके लाइफ में रियल हेल्थ आएगा। पर ये फैमिली वो नहीं कर पा रही थी, तो बार बार वो ना गंदा खाना खा रही थी, गंदा खाना खा के उसका हेल्थ वर्स हो रहा था, तो वो फिर मेडिसिन भी खा रही थी। और ये सब में एक और थर्ड चीज़ ये थी कि वो लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में जो डॉक्टर्स भी उनको देख रहे हैं, प्लस उनकी फैमिली में भी 2-3 डॉक्टर्स आ गए अभी नेक्स्ट जनरेशन में। फिर भी इवन दो फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स आए हैं जो फैमिली के फ्रेंड्स के थ्रू, अभी बहुत सारे उनके डॉक्टर के कनेक्शन भी आ गए हैं, रिलेटिव्स के थ्रू कनेक्शंस आ गए हैं, ऐसे करके एक्चुअली स्पीकिंग उनका एक्सेस टू केयर के दरवाजे बहुत सारे हैं।
राइट डॉक्टर्स के केयर के दरवाजे खुले हुए हैं, पर फिर भी राइट केयर उसके पास पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि वो राइट केयर ना ही वो लेने के लिए तैयार है, ना ही वो फैमिली अवेकन करने के लिए तैयार है, ना ही ये समझने के लिए तैयार है कि कभी कभी आप अगर कुछ गंदा खाना भी बहुत साल खा चुके, गंदा मेडिसिन या ऐसा मेडिसिन जो मिसअलाइन हो चुका है आपके हेल्थ के, वो मेडिसिन भी आप बहुत सारे साल ले चुके, तो आपके अंदर और ज़्यादा पुअर हेल्थ स्टेटस आ जाएगा। जो उनका आया वो फंक्शनली पहले मेरे जैसे ही दिखती थी, मेरे जैसे ही थी, ठीक है, और ये 20s में ऐसी थी, फिर 30s में जाके उसने गंदा गंदा खाना खाया जो हेल्थ अनसपोर्टिव है वो कंटिन्यू किया, प्लस उसका हस्बैंड का ही पीड़ा इतना चल रहा था गैम्बलिंग रिलेटेड, तो ये दोनों सब स्ट्रेस मिला के उसका ट्रू केयर टेकिंग वॉज मिसिंग उसके लाइफ में। और ट्रू केयर टेकिंग डज इन्वॉल्व सिर्फ प्यार नहीं, सिर्फ दया और माया से ट्रू केयर टेकिंग नहीं आता। दया माया के साथ साथ आपके अंदर सही चीज़ों को ना कहने की शक्ति आनी चाहिए, या कोई पेशेंट है तो वो पेशेंट को ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई चीज़ें आपको उसकी कटानी है जो उसके लिए सही नहीं है। ज़ोर ज़बरदस्ती मतलब ऐसे नहीं कि अब्यूज़िव क्रूएल्टी से, बट बिहेवियरल पैटर्न शिफ्ट एंड चेंजेस से। उसको अगर आ रहा है चाइनीज़ खाने का मन, घर में इतने सारे महिलाएं थे उसके घर में, उसके ब्रदर्स की इतनी सारी वाइफ थी, उनमें से कोई एक तो चाइनीज़ सीख सकता था बनाना उसके लिए, और ऐसा चाइनीज़ बनाना जो हेल्थ सेफ़र हो ज़्यादा। केमिकल्स चाइनीज़ में एजिनोमोटो ये सब बहुत यूज़ होता है इंडिया में, प्लस फूड कलरिंग बहुत यूज़ होता है, तो उसको फूड कलरिंग का इम्पैक्ट आ गया, एजिनोमोटो का इम्पैक्ट आ गया, प्लस वहाँ लोकल वाटर थोड़ा ख़राब होने लग गया तो वाटर पोल्यूशन का इम्पैक्ट आ गया। तो ऐसे करते करते उसका हेल्थ और डिटीरियरेट, और उसको सिर्फ स्टमक एसिड के रिफ्लक्स का प्रॉब्लम नहीं था, 2-3 और हेल्थ कंडीशंस आ गए। और हर हेल्थ कंडीशन का ये बिलीफ सिस्टम मेरे फैमिली में था कि सल्यूशन इज़ जस्ट मेडिसिन दो, दवाई खाओ, डॉक्टर ने जो बोला है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर अभी उस दीदी को मैंने ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक देखा है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व तक नहीं हुआ, उसका प्रॉब्लम और वर्स के डायरेक्शन में गया है। एंड राइट नाउ वो पहले फिज़िकली एक्टिव थी, फिज़िकली एक्टिविटी से उसको थायराइड प्रॉब्लम्स आए तो थोड़ा सा फिज़िकली लेस एक्टिव बन गई। उसके बाद जब पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गए, प्लस रॉन्ग मेडिसिन अकॉर्डिंग टू करंट हेल्थ स्टेटस वाले प्रॉब्लम्स भी आ गए। मीनिंग अगर 30 साल पहले उनको कोई मेडिसिन दिया गया था, 3-4 मेडिसिन दिए गए थे, ज़रूरी नहीं है कि इन द 30 ईयर्स वो मेडिसिन अभी भी उनके हेल्थ स्टेटस के लिए राइट मेडिसिन हो। ये चीज़ ना इंडिया में बहुत लोगों को नहीं पता, नहीं समझ में आता। मैं समझा के थक गई हूँ। इवन दो इसके ऊपर रिसर्च यूएस में हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने इस पे रिसर्च कर लिया है, इसके ऊपर बहुत डेटा अवेलेबल है आउटसाइड इंडिया, पर इंडिया के बहुत सारे फैमिलीज़ में इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि मेडिसिन दे दिया तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पर वो ट्रू नहीं है। मेडिसिन सही मेडिसिन नहीं दी तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। वो मेडिसिन अगर पहले आपके लिए राइट था, पर अभी आपका हेल्थ ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी वजह से वो मेडिसिन दिया तो आपका हेल्थ वर्सन होगा, तब भी आपको वो मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। तब या तो चेंज ऑफ मेडिसिन चाहिए, या तो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल चाहिए, या तो चेंज ऑफ फूड चाहिए, चेंज ऑफ वाटर चाहिए, चेंज ऑफ हेल्थ सपोर्टिव कंडीशंस चाहिए लाइफ के। ये सब होना बहुत ज़रूरी है। पर वो अभी 30 मतलब अभी वो मेरे से शायद वो 20+ ईयर्स ओल्डर है, तो अभी तो वो ऑलमोस्ट 20+ या 15+ ईयर्स ओल्डर है। मुझे उनके एग्जैक्ट मेरे से कितना एज डिफरेंस है उनका मुझे नहीं पता, पर राइट नाउ शी इज़ एटलीस्ट इन हर 50s और 60s और इवन 70s की तो वो मुझे लगती नहीं है, तो आई थिंक शी इज़ इन हर 60s राइट नाउ। वो दिख के 60s की भी नहीं लगती, दिख के वो बहुत यंग लगती है, पर वो है मुझसे डेफिनेटली 10 to 20 ईयर्स ओल्डर। तो वो लेडी जो मुझसे उतनी ईयर्स की एजड है और वो दिखने में भी उतनी एजड नहीं लगती, पर वो राइट खाना नहीं खाया, राइट प्यार नहीं मिला, राइट हेल्थ सपोर्टिव कंडीशन से मिले, जबकि उनके ऊपर खर्चा बहुत किए जा रहे हैं। सारी फैमिली बहुत खर्चा हुआ है, बहुत खर्चा हुआ है, पर खर्चा कुछ भी करे, राइट खर्चा या खर्चे को राइट डायरेक्शन में आप नहीं लेके गए तो एक फिज़िकली स्टेबल एंड एबल पर्सन को उन्होंने कम्प्लीटली फिज़िकली डिसेबल्ड अभी बना दिया है। और सिर्फ उनकी गलती, वो गलती सिर्फ उनकी फैमिली की नहीं है, या जो लोग उनके मेडिकल कंडीशंस को सपोर्ट करने के लिए पैसा दे रहे हैं उनकी नहीं है। गलती उनकी भी है कि वो खुद भी अपने हेल्थ को अलाइन करने के लिए राइट स्टेप्स उन्होंने पहले नहीं लिया था, और फिर एक सडनली एक ऐसा एज आ गया जब उनके लाइफ स्टेप्स लेने के सारे पथ बंद हो गए
क्योंकि वो फिज़िकली डिसेबल्ड हो गई, तो तब वो राइट स्टेप्स ले ही नहीं सकती। तब उसके क्योंकि उसने तो उसकी डिसीजन मेकिंग, राइट चॉइसेस हेल्थ के उन्होंने सब पे ऊपर छोड़ दिया था कि खाना अगर उसको खाना है, चाइनीज़ खाना है, तो उसके बेटे को बोल दिया मेरे लिए चाइनीज़ लेके आ। अब बेटे को फिर वो पैसा ये करना पड़ेगा, क्योंकि बाप तो है नहीं पैसा देने के लिए। तो बेटा अभी पैसा कहाँ से बेटा लाएगा, तो बेटा भी अपने मामा के पास जाएगा। मामा मामी ने पैसा तो दे दिया, पर मामा मामी को भी पैसा देने की जगह अगर मामा मामी को चाइनीज़ बनाना अच्छे से आता है तो वो सीख के उसको खिला सकते थे, राइट। और वो लोग ये नहीं समझे कि अगर उन्होंने राइट जगह में पहले खाने के इंटरवेंशन से, राइट मेडिसिन के इंटरवेंशन से, राइट हेल्थ सपोर्टिव कंडीशंस के इंटरवेंशन से, राइट सोशल सपोर्टिव कंडीशंस के इंटरवेंशन से वो दीदी का हेल्प कर दिया होता, तो उनको खर्चा अभी टेल एंड में उन लोग लाख लाख का खर्चा कर रहे हैं उस दीदी के ऊपर। जबकि पहले ही उन्होंने अगर ना 10,000 का बिहेवियरल शिफ्ट से, सच के दिल से प्यार करके, क्योंकि उनका पार्ट प्रॉब्लम, उसको दिल से प्यार भी कभी नहीं मिला। तो आपके अंदर ना भूख भी आ जाती है तभी जब गंदी चीज़ें खाने की भूख आ जाती है, या एडिक्शन जैसी भूख आ जाती है, तब जब आपको ना सच्चा डीप लेवल का प्यार भी नहीं मिलता। मतलब जो सुपरफिशियल प्यार हो या गलत प्यार हो, जो आपके लिए हेल्थ अलाइंड प्यार ना हो, वैसे प्यार, क्योंकि दिखने में ना सब प्यार करते उससे, वो लाडली थी अपनी फैमिली की, वो सबसे छोटी थी फैमिली में, तो दिखने में तो सब प्यार कर रहे हैं, पर वो उनका प्यार राइट प्यार में नहीं बदला है। राइट प्यार जो होता है आपको ना ही सिर्फ माया देगा, दया देगा, केयर देगा, पैसा देगा, ऑल दी थिंग्स जो हम सोचते हैं भगवान सोसाइटी में कि ये देंगे तो ये प्यार जताना है, पर उसके अधीन भी ना कहना ज़रूरी है, राइट चीज़ को ना कहना ज़रूरी है। एंड फिर ना कह के अगर आप उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उनके ही सिटी में रहते हो, उनके ही बाजू के घर में रहते हो, उनके ही लोगों के उनके साथ सोशली इंटरेक्ट करने के आपको बहुत मौके मिल रहे हैं, तो तब सिर्फ आपका ना कहना ज़रूरी नहीं होता, तब आपका और भी कर्म और कर्तव्य होता है राइट चीज़ करने का, उनके फैमिली हेल्थ को, उनके पर्सनल हेल्थ को पहले सपोर्ट करने का। अगर लोगों ने इस दीदी के पर्सनल हेल्थ को राइट वे में सपोर्ट कर दिया होता, या रीडायरेक्ट कर दिया होता, या चेंज करने में हेल्प किया होता, और हर इंसान को अलग अलग ही चीज़ करनी चाहिए थी। एक को ना बोलना था, एक को रीडायरेक्ट करना था, एक को बिहेवियरल शिफ्ट में हेल्प करना था, एक को प्यार दे के हेल्प करना था, और वो सब पर्सन्स थे उसके लाइफ में। उसकी मम्मी उसको प्यार दे सकती थी और घर में बीच बीच में बुला सकती थी कि तू हमारे घर में भी आके रहे, क्योंकि उसके थोड़े हेल्थ के प्रॉब्लम्स जिस एरिया में वो रह रही है वहाँ के कुछ हेल्थ अनसपोर्टिव कंडीशंस की वजह से भी एस्केलेट हो रहे थे। तो बेटा खाना खा हमारे घर में आके, तो बीच बीच में हर दिन आने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको बोझा लगता है, और ये तो एक और प्रॉब्लम, लड़की जब शादी हो जाती है तो घर में आना मतलब उसको बोझा मान लेते हैं इंडियंस, और जबकि रियलिटी ये है कि अगर वो आई होती उनके घर में तो वो बोझा नहीं बनती, थोड़े दिन के लिए बोझा बनती, पर अगर वो हील हो गई रहती तो वो भी बोझा नहीं बनती। पर तब जब आप ये मेंटालिटी ही नहीं रखो ना कि वो लड़की अगर हमारे घर में आके रह जाएगी तो वो बोझा बन जाएगी, वो मेंटालिटी आपको पहले निकालनी है कि ये हमारे घर में आके रह जाएगी तो बोझा बन जाएगी। वो मेंटालिटी अगर आपने नहीं निकाली, जो मेरे दोनों साइड के फैमिली ने नहीं निकाली है, तो उनके लिए दोनों साइड ऑफ द फैमिली में ये मेंटालिटी है कि लड़की अगर घर में आ गई मतलब वो बोझा है, जबकि वो ट्रुथ नहीं है, वो बोझा नहीं होती। और यही चीज़ तो ब्रिटिशर्स करने के लिए आए थे अभी तक, मगर वो लेसन 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है, पर वो लेसन इंडिया में या बहुत सारे कल्चर्स में अभी तक आया नहीं है। वो बोझा तब बनती है जब आप मेंटालिटी रखते हो वो बोझा है, एंड सेकेंडली आप कितना भी अगर मेंटालिटी रखो वो बोझा है, वो बोझा नहीं बनेगी तब भी जब उसका कर्म है बोझा नहीं बनने का। तो ये चीज़ जो, जैसे मैंने मेरी जो विडो आंट थी, वो विडो आंट जब आई, और विडोहुड के बाद इमीडिएटली वो आई नहीं अपने पेरेंट्स के घर रहने, बाद में जब उसको बेबी सिटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, जॉब की वजह से डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, तब जाके वो अपने पेरेंट्स के घर आके रहने लग गई। उसके पेरेंट्स ने ही इनवाइट किया, और उसके पहले वो बाजू के घर में रहती थी, और उसके बच्चे सिर्फ बेबी सिटिंग के लिए नाना नानी के पास दिन में रहते थे, और रात में अपने मम्मी के पास ही रहते थे। पर जब ये वो आ गए अपने पेरेंट्स के पास पूरा कंप्लीटली रहने के लिए, उनका वो जो मेरी मासी रहती थी वो घर में, वो मासी का इन्फ्लुएंस ना सबसे ज़्यादा मेरी मामा के बेटी पर पड़ा।
जबकि अगर वो मासी कभी वो घर में नहीं आई होती तो मेरी मामा की बेटी ने जो जो लाइफ चॉइसेस लिए हैं, वो लाइफ चॉइसेस एज अ मदर, उसने एज अ मदर बहुत सारे अच्छे अच्छे चॉइसेस लिए थे। तो जो जो उसने अच्छे चॉइसेस लिए थे एज अ मदर, वो उसको कभी नहीं मिलता अगर मेरी मासी नहीं आई होती उनके घर में रह के, मासी ने वो चॉइसेस नहीं किए होते। इवन मेरी मम्मी ने भी, हम विज़िट करने ही आते थे, पर उसने मेरी मम्मी से भी बहुत कुछ सीखा जो वो कभी नहीं सीख पाती अगर उसके लाइफ में ये दोनों सिस्टर्स उसकी लाइफ में नहीं हुए होते। तो उसने जो चीज़ें मेरी मम्मी से सीखी, जो चीज़ें मेरी मासी से सीखी, उसके पास तो वो एवेन्यू ही नहीं होता वो सब चीज़ें सीखने की। सेम वे मेरी वो दीदी अगर उसके भाइयों के घर में जाके रह जाती, डिवोर्स होने के बाद डिपेंडेंट होके रह जाती, कितने दिन डिपेंडेंट होती, शायद ऐसा भी होता। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, तो इतनी सुंदर थी, और वो गांव में रहे कहीं भी रहे, उसका सेकंड, और उसके फैमिली के कोई कोई लोग शहर में रहते थे, तो उन लोग तो उसकी सेकंड मैरिज भी करा सकते थे। डिवोर्स रीमैरिज, विडो रीमैरिज दोनों भी पॉसिबल है इंडिया में अभी भी, पर वो टैबू है करके होता नहीं है, या होता है तो भी रेयरली होता है। और वो क्योंकि बहुत अच्छी सुंदर भी दिखने वाली लड़की थी, और अगर सही घर में उसकी शादी हुई होती तो सही घर में वो भी बहुत कुछ चीज़ें ला सकती थी, पर वो वाले डोर्स उसके खुले ही नहीं, क्योंकि पट्टी पड़ी हुई थी गलत प्रैक्टिसेस की इतनी कि एक के बाद एक सिर्फ गलत प्रैक्टिसेस उन्होंने भी खुद फॉलो किया और दूसरों ने भी बहुत फॉलो किया। और उसकी एक पट्टी, उनके आंखों में क्या पट्टी पड़ी हुई थी कि वो उसके हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, और उसका हस्बैंड थोड़ा सा भी मीठा सा प्यार का कुछ वर्ड्स बोल के चला जाता था, तो तब वो इमीडिएटली उसका प्रॉपर्टी साइन करके दे देती थी हस्बैंड को। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो जॉइंट प्रॉपर्टी, सपोज़ उनकी शादी हुई थी, शादी में उनके पेरेंट ने या दोनों लड़के लड़की के पेरेंट ने मिल के कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी कि ये शादी के लिए गिफ्ट में दे रहे हैं, और दोनों के पेरेंट्स ने शायद उसमें पैसा इन्वेस्ट किया होगा। या जब शादी हो गई तो बहुत सारे जो रिलेटिव्स होते हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कुछ रिलेटिव्स ने कुछ गिफ्ट में दे दिया होगा कोई प्रॉपर्टी, तो अभी किसी रिलेटिव ने दे दिया होगा कोई प्रॉपर्टी एज अ शादी का गिफ्ट, तो अभी वो गिफ्ट है करके दोनों हस्बैंड वाइफ को मिला है। और शायद लोगों ने इसीलिए वाइफ को दिया था वो गिफ्ट, ये जानते हुए कि हस्बैंड थोड़ा गैम्बलिंग टेंडेंसी का है, तो इसीलिए हस्बैंड वाइफ के नाम पे था। या जब बेटा बॉर्न हुआ था उनके ग्रैंड चाइल्ड के नाम पे वो प्रॉपर्टी थी, बट वो ग्रैंड चाइल्ड तो नाबालिग है, तो नाबालिग है करके उसका प्रॉपर्टी का केयर टेकर इज़ द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के केयर टेकर वो था प्रॉपर्टी चाइल्ड के नाम पे, बट पेरेंट्स उसके ओवरसीयर थे, तो पेरेंट ने आके मीठी मीठी बातें करके साइन करा लिया। पर उनको तो अपने बेटे के बारे में भी सोचना चाहिए था ना, सिर्फ उनका प्यार सिर्फ पति के तरफ होना चाहिए था क्या? तो ये भी फॉल्स बिलीफ सिस्टम था, सिर्फ प्यार पति की तरफ नहीं होना चाहिए, आपके बच्चे के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। वो थोड़ी सी अनसेल्फिश भी थी, इसीलिए भी उसने साइन कर दिया। अगर वो सेल्फिश लड़की होती और वो एकदम ही कम्प्लीटली सेल्फिश होती तो वो तो कभी नहीं साइन करती, ये तो मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे है, मैं क्यों दूँ करके वो साइन ही नहीं करती। पर वो सेल्फिश लड़की नहीं थी, तो इसीलिए उसका वैल्यू था। और कोई और अच्छे फैमिली में उसकी शादी की गई होती, कोई अच्छे लड़के के साथ उसकी रीमैरिज कर दी होती, तो उसका लाइफ जो अभी 30 इयर्स में मैंने बर्बाद होते हुए पूरा एक्सपीरियंस किया, वो बर्बादी की जगह आबादी की तरफ जा सकती थी। आबादी न हो, एटलीस्ट मॉडरेटली हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकती थी। शायद उसका थायराइड प्रॉब्लम कंटिन्यू होता, पर बाकी के प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो गए होते। शायद उसका इतने सारे जो डिसेबिलिटी तक वो पहुंच गए, अभी वो डिसेबिलिटी के जगह वो फिज़िकली एबल, एक दो बच्चों के पीछे अगर थोड़ा भागती तो वो फिज़िकली एबल लाइफ में पहुंच गई होती। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ उसके डिसेबिलिटी इसलिए आई कि थायराइड में मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, डिप्रेशन में थी तो उसको डिप्रेशन का तो ट्रीटमेंट ही नहीं मिला, क्योंकि अगर आपका हस्बैंड आपको डिसलॉयल होकर छोड़ के चला जाए, आप हैवी डिप्रेशन में होंगे, और उसी को सिर्फ थायराइड प्रॉब्लम सोच के आपने डिप्रेशन के लिए कोई भी अलाइंड थिंग्स ही क्रिएट नहीं किए इसके लाइफ में, तो उसका डिप्रेशन जाता कैसे? कभी कभार वो उसकी मम्मी के यहाँ जाती, पर वहाँ पे भी अगर आपको, अगर लड़कियों का ये होता है, आप डिप्रेस होकर आपकी मम्मी के यहाँ खाने के लिए चले जाओ या थोड़े दिन रहने के लिए चले जाओ, पर अगर आपके इन-लॉज़ सिर्फ आपको, इन-लॉज़ मतलब जो अभी सिस्टर इन-लॉज़ हैं या दूसरे इन-लॉज़ जो आपके वहाँ घर में हैं, वो तो नहीं चाहते कि आप यहाँ बहुत सारे दिन रहो, और आपको तो वो समझ में आएगा ना कि मैं वहाँ जाके रही तो इन लोग तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर मैं एक हफ्ते या उससे ज़्यादा रहूँ। तो वो चीज़ जो है, वो अपनापन अगर आपको मिल नहीं रहा है, या दूसरी चीज़ ये हो रही है ना कि मदर इन लॉ जो है वो उसको कुछ भी गंदा खाना भी खाने दे रही है,
और सिबलिंग्स उसको गंदा खाना खाने से रोक रही है, तो ये भी उसको नहीं अच्छा लग रहा। तो कुछ कुछ उसके खुद के ही विकार थे जिसकी वजह से वो डिसेबल्ड हो गई, और कुछ कुछ उसकी फैमिली की भी थे जिसकी वजह से ये हुआ। तो इट वाज अ कंबाइंड थिंग जिसकी वजह से हुआ, पर जो भी रीज़न से वो हुआ, अब अगर आपने वो हर रीज़न को नहीं एग्जामिन किया, आपने सिर्फ ये देख लिया कि उसके सिस्टर इन लॉज अच्छे नहीं थे, तो वो हाफ इन्फॉर्मेशन होगा कि व्हाट इफ सिस्टर इन लॉज अच्छे थे और उसको एक्सेप्ट कर लेते, पर उसको भी खुद खुद से कुछ चेंजेस करने थे जो उसके हेल्थ सपोर्टिव चेंजेस होते, कि चाइनीज़ खाना मना है तो थोड़े दिन मना करके 1-2 महीने रह लो। आपको किसने बोला कि सारी ज़िंदगी चाइनीज़ खाना मना है? तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना इंडिया में, कि लोग ये नहीं समझते कि जो चीज़ मना है ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए मना है, वो थोड़े दिनों के लिए मना है। जब तक आप वो चीज़ को ठीक से ना समझ लो तब तक वो मना है। जैसे मेरा जब इन्फ्लेमेशन हाई था, उसमें मुझे कुछ इन्फ्लेमेशन अनसपोर्टिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फूड ग्रुप्स खाने को मना किया गया था, पर मैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी पहुंच रही थी वो फूड ग्रुप्स अगर मैं नहीं खाऊं। तो फिर इवेंचुअली एक टाइम आया, मेरे बॉडी ने मुझे बोला कि तुम्हें ये फूड ग्रुप खाना है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का जो टाइम है, जब वो इन्फ्लेमेशन का टाइम चला गया है और 2-3 जो उन लोग खाने मुझे बोल रहे हैं वो वाला, जैसे मुझे अगर कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम के लिए मुझे मिल्क प्रोडक्ट्स खाने को मना कर दिया था क्योंकि उससे इन्फ्लेमेशन हो रहा था। अब बिकॉज़ मैं हेल्थ केयर से रिलेटेड हूँ, बिकॉज़ मुझे ये सब के बारे में मैं ज़्यादा डीपली स्टडी करती हूँ, मुझे ये समझा कि इट वाज नॉट सिंपली कि मुझे इन्फ्लेमेशन हो रहा था कि मैंने मिल्क सोर्स प्रोटीन खा लिया और इन्फ्लेमेशन हो रहा है। नो, अगर मैंने हेल्दी क्लीन राइट सोर्स ऑफ मिल्क प्रोटीन खाया ना, तब मुझे इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा था। सेकेंडली, और दूसरी चीज़ ये है, जो मुझे इन्फ्लेमेशन नहीं होने के लिए रिप्लेसमेंट कैल्शियम के लिए अगर खाने बोला है, नट्स खाने बोला है, नट्स से मुझे इन्फ्लेमेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि अगर वो नट्स ऑर्गेनिक नहीं है, अगर वो नट्स केमिकल लेस्ड फार्मिंग से किए गए हैं, अगर वो नट्स में पेस्टिसाइड्स है, फ्रूट राइपिंग एजेंट्स हैं और कुछ भी और केमिकल्स डाला हुआ है जिसके वजह से वो नट्स में टॉक्सिसिटी हाई है, वो नट्स से भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा था हेल्थ डिस्ट्रेस का। तो अगर मुझे रिस्क वर्सेस बेनिफिट लेना है, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन, अगर इन्फ्लेमेशन इज़ नॉट हेल्थ रिस्की बट वो इन्फ्लेमेशन से मुझे कैल्शियम मिल रहा है, तो मुझे फिर वो जो लीस्ट हार्मफुल है वो चॉइस मुझे लेना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझना अभी इस स्टेज ऑफ अर्थली एग्जिस्टेंस बहुत सारे लोगों को ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लीस्ट रिस्की। जब बहुत सारे रिस्क आपके लाइफ में हैं, उन लोगों के लिए जिनके लाइफ में 10 खाने में से सिर्फ एक ही खाना वो ठीक से खा सकते हैं, बाकी खाना वो खाएंगे तो उनका मरने का ट्रेजेक्ट्री ज़्यादा खुलेगा। और अभी कोई कोई का तो खुल चुका है, जिसका पथ खुल चुका है मरने का ट्रेजेक्ट्री, कि आपके लाइफ में ज़्यादा ही हेल्थ हार्मिंग सपोर्टिव कंडीशन ज़्यादा है दैन हेल्थ बेनिफिट की कंडीशंस, उसके लिए तो भगवान का माया वाला सोल्यूशन या सबसे ग्रेटेस्ट गुड वाला सोल्यूशन उस पर्सन का डेथ है। पर अगर भगवान को किसी इंसान को बचा के रखना, मुझे कष्ट से लास्ट 4-5 ईयर्स में बहुत कष्ट से बचा के रखा है भगवान ने। पर क्यों? क्योंकि मेरे पास वो एडुकेशन है, मेरे पास अपने हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए राइट नॉलेज है, सिर्फ अपने हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए नहीं, दूसरों के हेल्थ के सपोर्टिव भी एडुकेशन है। और वही एडुकेशन फिर फर्स्ट मैंने वो अपने पे प्रैक्टिस किया है। अपने पे प्रैक्टिस करने के बाद जो जो वर्क कर रहा है, नहीं वर्क कर रहा, क्यों नहीं वर्क करा, कहाँ प्रॉब्लम जोन है, ये सब भी एनालिसिस करने का मेरे पास कैपेसिटी है, एडुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंस है। तो ये सब जब क्रिस्टलाइज हो चुका है या हो रहा है उस वे में कि अभी वो क्रिस्टलाइज कम्प्लीटली हो जाएगा कुछ दिनों में, तो तब से मुझे धीरे धीरे अभी वीडियोस बनाना चालू करने बोला भगवान ने। कि 2 पर्पस थे उसके। एक पर्पस था कि अगर मैं मर गई तो जितना मैंने इन्फॉर्मेशन अब तक क्रिस्टलाइज कम्प्लीटली ना भी किया हो, बट वो क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप तक पहुंच चुका है, वो इन्फॉर्मेशन अगर मैंने प्रेजेंट कर दिया कि अगर मेरा कल डेथ हो जाए, देयर आर 10 मोर इंसान जो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकता है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन मैंने जो दिया है, जो अगर उन्होंने सोचा नहीं है कभी, सीखा नहीं है कभी, अब वो मेरे इन्फॉर्मेशन से सीख सकते हैं। दूसरा, अगर मेरा कल डेथ न हो, यही चीज़ जो मैं सिखा रही हूँ, इसी चीज़ ने मुझे बचाया है, इसीलिए मैं अभी भी बची हुई हूँ डिस्पाइट हैविंग ऑर्गन डैमेज, डिस्पाइट नॉट टेकिंग मेडिसिन फॉर ऑर्गन डैमेज, डिस्पाइट नॉट टेकिंग मेडिसिन फॉर कैंसर। मैं अभी भी थोड़े थोड़े फंक्शनल एबिलिटी मेरे अंदर अभी भी है,
क्योंकि मैंने वो चीज़ें प्रैक्टिस की है जो सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ हेल्थ सपोर्टिव है। और अगर दूसरे लोग जिनको भी ये ऑर्गन डैमेज, कैंसर, दूसरे जो बिहेवियरल, फाइनेंशियल हेल्थ, ये सब चैलेंजेस भी मैंने फेस किए हैं लाइफ में। मैं वही चैलेंजेस के बारे में बताती हूँ जो चैलेंजेस या तो मैंने खुद फेस किए हैं एट अ वेरी डीप लेवल, या मैंने माइनर लेवल में फ़ेस किए थे, बट मेरे फैमिली में, सर्कमस्टांस में, पेशेंट पॉपुलेशन ग्रुप में, या इवन स्ट्रेंजर्स में जिनको मैं अपने पेशेंट पॉपुलेशन के एडुकेशन में कंसिडर करती हूँ, वो लोग हैं जिन्होंने कुछ सफ़र किया है जिसका मीनिंग मुझे समझ में आया है। और वो मीनिंग समझ में आया है, पर्पस समझ में आया है, और वो पर्पस से क्या लर्न हमें करके चेंज करना है वो समझ में आया है, इसलिए आई मेक दीज वीडियोज़। तो अगर आपको फैमिली हेल्थ सपोर्टिव कंडीशंस लाना है फैमिली में, ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ पैसा फेंकने से आपका फैमिली हेल्थ नहीं आएगा। पैसा एक माध्यम है, एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का पैसा एक मेजॉरिटी माध्यम होगा जिससे उनके लाइफ में हेल्थ के सपोर्टिव चीज़ें आएंगी। पर हर इंसान जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास भी बहुत सारे माध्यम है जिसके थ्रू आपको लाना है वो चीज़। जब ये दीदी के पैसे के रूट्स थोड़े थोड़े कम हो रहे थे, उनका क्यों कम हो रहा था, एक पर्पस तो ये है कि वो उसको ना सीख के बोलना था कि ये मेरे बेटे का प्रॉपर्टी आप मत लो। आप इतना उनको बोलना ज़रूरी था उनके हस्बैंड को, उन्होंने नहीं बोला। उनकी माँ को बोलना ज़रूरी था, उनकी माँ ने भी नहीं बोला, तो किसी ने उस बेटे के बारे में सोचा नहीं। सेकेंडली, वो बेटे के पास एक अडॉप्शन का अपॉर्चुनिटी भी था, तो उसको कोई अडॉप्ट कर सकता था, पर उसकी फैमिली में ही, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ थे जिनके पास बच्चे नहीं थे, तो जिनके पास बच्चे नहीं थे वो लोग उसको अडॉप्ट कर सकते थे, पर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, किसी और स्ट्रेंजर के चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया। तो उनको अडॉप्ट करना चाहिए था अपने बहन के बच्चों को, या किसी और के, अगर बहन का बच्चा है, जो भी है, बहुत सारे लोग थे जो उसको अडॉप्ट कर सकते थे, पर उन्होंने वो चॉइस भी नहीं लिया। तो ये सब ही है कि एवरी चॉइस आप जो मेक करते हो वो या तो फैमिली हेल्थ सपोर्टिव होगी या हेल्थ अनसपोर्टिव होगी, यही दो डायरेक्शन में वो जा सकती है। आपने सही चॉइस ले लिया तो वो सपोर्टिव होगी, आपने गलत चॉइस ले लिया तो वो अनसपोर्टिव होगी। और कभी कभी आपने ऐसा चॉइस लिया जो न्यूट्रल चॉइस थी, वो भी इवेंचुअली बेस्ड ऑन किस चीज़ की तरफ लीन ज़्यादा कर रहा है, वो सपोर्टिवनेस या अनसपोर्टिवनेस की तरफ ही जाती है इवेंचुअली। क्योंकि आप मिडिल पथ कुछ भी लो, और ऐसे सोचो, मेरे फैमिली में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि हम कितना भी बोले ये तो हमारे एजुकेशन को वैल्यू ही नहीं करेंगे, तो वो लोग चुप बैठे हुए हैं। पर क्यों, आपको क्यों चुप रहना है? अगर 2-3 लोग मिलके बोलेंगे तब जाके शायद कोई समझे। कोई लोग होते हैं उनको ना एक पर्सन बोलता है तो वो नहीं सुनता, उसको 3-4 लोगों से, 10 लोगों से सुनना पड़ता है, फिर जाके उनके समझ में वो चीज़ बैठती है, या देखना पड़ता है दूसरे लोगों को। तो कोई लोग ऐसे भी है, उसको दिखा सकते थे कि आप यहाँ आओ, ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखोगे तो तब आप समझोगे। क्योंकि और आजकल तो अभी वो डिसेबल स्टेटस में है, पर डिसेबल स्टेटस में रह के भी अभी भी उसके पास अगर एक सोशल मीडिया का फ़ोन किसी ने दे दिया, थमा दिया, और फ़ोन थमा के एजुकेशनल वीडियो दिखा दिए कि कहाँ कहाँ उसने गलती की है, और अगर उसके अंदर सुधार का टाइम आ चुका है, तो वो चाहिए तो अभी भी वो डिसेबल स्टेटस में रह के भी उसका पूरा हेल्थ रिवर्स कर सकती हैं। पर तब जब उनके अंदर वो आएगी, फर्स्ट उसके अंदर भी आना चाहिए वो चेंज का कि मुझे और डिसेबिलिटी नहीं चाहिए। नो, आई से नो टू दिस डिसेबिलिटी, मुझे नहीं चाहिए। मैं जब भी डिसेबल स्टेटस की तरफ जा रही थी, एवरी डे मेरे को लगा मैं अभी रोड में फेंट होने वाली हूँ, क्योंकि मैं उस लेवल के फंक्शनल डिसेबिलिटी में पहुँच गई थी कि मैं फेंट भी हो सकती थी कभी भी रोड में। पर उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, या तो मुझे घर आना पड़ता है जहाँ पे कोई नहीं है मेरा हेल्थ देखने के लिए, या मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है जहाँ पे उनके पास कोई आइडिया नहीं है मेरे हेल्थ स्टेटस का, क्योंकि मेरे फैमिली के पास ही मेरा आइडिया नहीं है मेरे हेल्थ स्टेटस का। तो इसलिए मुझे वीडियोस भी बनानी पड़ी कि ताकि अगर कोई स्ट्रेंजर मुझे अभी लेके जाए, वो स्ट्रेंजर होपफुली ऐसा स्ट्रेंजर हो जिसके पास मेरे ये वीडियोस भी आए हो, जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन हो जो मेरे खुद के फैमिली के पास नहीं है। इवन दो उनको मैंने रिपोर्ट्स भेजे हैं, सब कुछ भेजा है, फिर भी उनके पास ये क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है कि मैं सिवियर ऑर्गन डैमेज से गुजर रही हूँ, मुझे कैंसर के भी इंडिकेटर्स हैं मेरे रिपोर्ट्स में, मेरे और भी बहुत लिवर टॉक्सिसिटी के प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। ये सब अभी इसीलिए भी मुझसे वीडियो बनाया गया है, ताकि अगर वो लकी हुई तो वो डॉक्टर भी वही डॉक्टर होगा जिसने मेरे वीडियो देखे हैं, और वो मुझे हेल्प करेगा। या मैं लकी हुई कि जो स्ट्रेंजर मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएगा वो स्ट्रेंजर होगा
जिसने शायद मेरा वीडियो देखा है या शायद ये देखा है कि मैं बहुत ही वीकेंड हेल्थ स्टेटस में थी, इसलिए और कैसा वीकेंड हेल्थ स्टेटस में थी जब मैं डॉक्टर के पास वो लोग मुझे लेके गए। जबकि मेरे फैमिली सेम ही फैमिली में रहते हुए, सेम ही फैमिली के साथ 2-3 महीने गुजारते हुए भी बहुत सारे लोगों ने ऑब्ज़र्व ही नहीं किया कि मेरा हेल्थ स्टेटस कितना ख़राब है, क्योंकि उन्होंने वो पट्टी ही बांधी हुई है। उन लोग जो एकदम ही सिवियरली डिसेबल्ड पर्सन को भी राइट केयर टेकिंग की तरफ नहीं ले जा पा रहे, वो लोग जो सिवियरली डिसेबल्ड पर्सन है, सिवियरली फिज़िकली या मेंटली या इमोशनली या साइकोलॉजिकली या फाइनेंशियली चैलेंज, ऐसे मेरे फैमिली के बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स है, लाइक कज़न है, कज़न के कज़न है। हर फैमिली के पास एक इन्फॉर्मेशन है हेल्थ का जो मेरे पास है। मेरे पास एक कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन है अबाउट कंपाइल्ड हेल्थ स्टेटस इम्पैक्टिंग फैक्टर्स। उन सब के पास एक एक्सपीरियंस आई थी। किसी के पास मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक्सपीरियंस आई थी कि मेंटल हेल्थ सपोर्टिव फैक्टर्स क्या है, अनसपोर्टिव क्या है। किसी के पास फिजिकल आई थी, किसी के पास डिसेबिलिटी रिलेटेड आई थी, किसी के पास लॉन्ग टर्म इलनेस रिलेटेड आई थी, किसी के पास विडोहुड एंड सोशल हेल्थ रिलेटेड आई थी, किसी के पास फैमिली के बिहेवियरल हेल्थ रिलेटेड आई थी। ऐसे अलग अलग फाइनेंशियल हेल्थ वाली किसी के पास आई थी। तो सबके पास एक अलग हेल्थ के लर्निंग लेसन आई थी, और वो लर्निंग लेसन से सब एक दूसरे को, अगर वो फैमिली अगर टाइटली नेट एंड ट्रूली बिल्ड करने वाली फैमिली होती, ट्रूली हेल्थ सपोर्टिव कंडीशन की तरफ जाने वाली फैमिली होती या जाने की कोशिश करने वाली फैमिली होती, तो सबके इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके वो जा सकते थे। पर वो नहीं जा पाए क्योंकि वो लोग ने सोचा ही नहीं कि इसका बेनिफिट क्या है। सब ने सिर्फ अपना देखने की कोशिश की, अपना काम स्वयं करो उतना ही, और वो एक अच्छी चीज़ है, अपना काम स्वयं करना जानना चाहिए सबको। बट दैट इज़ ओनली फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अपना काम स्वयं करना आना चाहिए। कोई लोग हैं इस फैमिली में जो अपना काम स्वयं करना भी नहीं सीखे हैं। फिर अगर आप मैरिड हो तो मैरिड के साथ मिलके क्या काम करना है वो भी आपको नेक्स्ट स्टेज में सीखना चाहिए, वो भी नहीं सीखे। उसमें भी सिर्फ अपना ही रोल देखे हैं। मिक्स्ड दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके क्या रोल करना है वो नहीं सीख पा रहे कोई लोग हस्बैंड वाइफ मिलके बच्चे के साथ क्या करना है नेक्स्ट। अगर हस्बैंड वाइफ मिलजुल के भी कुछ सीख गए हैं, वो लोग आगे बच्चे के साथ क्या करना है वो नहीं सीख पा रहे। ये कोई अगर बच्चों को पढ़ाने तक सीख चुके हैं, उसके आगे का नहीं सीख पा रहे। तो जहाँ जो अटक चुका है, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों में अटक चुके हैं मेरे ये फैमिली के साथ। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये फैमिली ऐसे है कि माया भगवान की ऐसे है कि वाइल मेरे ये फैमिली जिनके साथ मैं डायरेक्टली सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन गुजारी हूँ या गुजारने की उनके पास पोटेंशियल थी, उन्होंने गुजारी नहीं मेरे साथ। क्योंकि फैमिली का कनेक्शन अगर आपका किसी के साथ बन गया है, इसका मतलब आपके पास पोटेंशियल है उस इंसान के साथ बहुत सारा लाइफ का आवर्स स्पेंड करने का एक पोटेंशियल बन जाता है। पर वो पोटेंशियल आप खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, और स्पेंड आवर्स करने के बाद सही सीख ले पाएंगे, सही काम कर पाएंगे, सही कर्म कर पाएंगे कि नहीं, वो आपके ऊपर है। आपने कर दिया तो आप फैमिली हेल्थ सपोर्टिव लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं दोनों को ही, और आपने नहीं किया या सिर्फ एक ही पर्सन ने किया और दूसरे ने नहीं किया, तो जिसका फैमिली हेल्थ सपोर्टिव लर्निंग लेसन्स खुलना था उसका तो खुलेगा, जिसका बंद रहना था वो बंद ही रह जाएगा। क्योंकि वो तो आपने आपका कर्म किया है ना समझने का, या समझ के भी अनदेखा कर देने का, या समझ के सिर्फ ओनली पार्शियल लेसन लेने का, पूरी समझ नहीं लेने का, या पूरे समझ के लिए जो आपको क्वेश्चन पूछनी चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए, बात करके लेना चाहिए इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आप अगर फैमिली हो तो आपको तो बातचीत करने का भी मौका सबसे ज़्यादा होता है, पर आपने नहीं लिया तो नहीं लिया, तो तब आप वो खो दोगे अपॉर्चुनिटी, और तब जो लोग आपकी फैमिली नहीं है वो उसका फ़ायदा ले लेंगे। और जो हुआ है मेरे साथ, मेरा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे काम का और कर्मों का अब तक, जब मैं यूएस में थी तब तो यूएस के पेशेंट्स पे ही सबसे ज़्यादा उस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ है। जब मैं यूएस से वापस भी आ गई, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में बहुत अपने पोस्ट करती थी बहुत कुछ, नॉट जस्ट इन यूट्यूब। मैंने ये सब बातें फर्स्ट तो फैमिली में से स्टार्ट किया, फिर फ्रेंड सर्कल में स्टार्ट किया, फिर वर्क के सर्कल्स में भी थोड़ा स्टार्ट किया जो लोग इंडिया में थे, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक वर्क कुछ करना था। बट ऑल 3 सर्कल्स फ़ायदा नहीं ले पाए उस चीज़ का, और उन्होंने बंद कर दिया वो पथ जो उनको एजुकेशन वहाँ से लेना था। तो जब उन्होंने बंद कर दिया पथ, वो तो उनका कर्मा हो गया।
पर वो बातें बोलना ज़रूरी था करके, बिकॉज़ मेरा वो क्लोज़र हो गया वो वाले पथ का, जहाँ मैं कुछ बोल सकती हूँ पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, या सुन के उसके आगे के स्टेप में इवॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है। तो आई स्टार्टेड डूइंग ऑनलाइन पोस्ट पहले मैंने उसी मीडिया में किया जहाँ मेरे कनेक्शंस ज़्यादा थे, इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी अगर 400 300 लोगों को जानती हूँ, जहाँ मैं जितने लोगों को जानती हूँ उतने लोगों को तक तो वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो उन तक पहुँची है। जो लोग अमेरिकन्स हैं उन तक पहुँची है, जो लोग इंडियंस हैं अमेरिका में रह रहे हैं उन तक पहुँची है, जो लोग इंडियंस हैं अमेरिका में नहीं रह रहे पर अभी कोई और देश में चले गए हैं उन तक भी पहुँच रही है। तो जिनके पास जो पहुँचना है वो पहुँच ही जाता है, जो एक्सेप्ट करने के मोड में रहते हैं उसके पास जो चीज़ पहुँचनी है वो पहुँच जाती है, और जो एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं रहते उसके पास अगर 1000 राइट बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन आ भी जाए, वो तब उस चीज़ को अनदेखा कर देता है, अनसुना कर देता है, डिस्क्रेडिट कर देता है और सोचता है या सोचती है कि ये तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। जबकि अगर सपोज़ कोई एक्स चीज़ कर रही है और मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि आप जो एक्स कर रहे हो, एक्स को थोड़ा ट्वीक करके आपको करना है, क्योंकि अभी ये जो जनरेशन है इसमें ना आपको ट्वीक करना है, इसमें आपको एक एब्सोल्यूट प्रैक्टिस नहीं फॉर्म करना है, आपको वो एब्सोल्यूट प्रैक्टिस में भी थोड़ा थोड़ा एडेप्टिव चेंजेस लाने हैं, क्योंकि बैलेंस आता है एब्सोल्यूटनेस में एडेप्टिवनेस, या एडेप्टिवनेस में एब्सोल्यूटनेस। और इसके बारे में भी मैं मोस्ट प्रोबेबली एक और वीडियो बना दूंगी, ये अबाउट मेंटल एंड रेजिलियंस रिलेटेड स्किल है, विच इज़ अबाउट मेंटल बिहेवियरल हेल्थ स्किल, जो अगर आप नहीं कर पाते तो तब भी आपकी फैमिली हेल्थ बैड डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि फैमिली में ही, अगर आपका फैमिली में दीन दिनार्थी कौन है, फैमिली में सबसे ज़्यादा दीन दिनार्थी जो वीकेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होगा, अगर आपका फिज़िकली फ्रेल चाइल्ड है या फिज़िकली अनहेल्दी थोड़ा थोड़ा बीमार पड़ रहा है चाइल्ड, वो है वीकेस्ट लिंक फैमिली का, जिसके अट्यून्ड आपको थोड़े थोड़े पैरामीटर्स लाने हैं हेल्थ के चेंजेस के। पर हमारे इंडिया के सिस्टम में क्या हुआ है, आप जब चेंजेस लाते हो आप सिर्फ ये सोचते हो, आप ये बिलीफ सिस्टम रखते हो कि इसकी वजह से वो चेंज हम ला रहे हैं, पर ट्रूथ वो नहीं है। ट्रूथ ये है, अगर वो चेंज आपने ना ओवरऑल स्केल में ला दिया तो फुल फैमिली का भला उसमें हो जाएगा। जैसे अगर एक चाइल्ड है उसको नट्स खा के नट्स एलर्जी हो रही है, बाकियों को नट्स एलर्जी नहीं है फैमिली में, पर अभी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नट्स एलर्जी 10 ईयर्स लेटर 20 ईयर्स लेटर डेवलप नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि आपको नट्स एलर्जी 20 ईयर्स लेटर डेवलप हो, जिस बिकॉज आपके जीन्स में थोड़ा डिफरेंस है, आपकी बायोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपकी बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंस है। इसलिए जो चाइल्ड आपके फैमिली में है जिसको नट्स की एलर्जी है, उसकी नट्स की एलर्जी की वजह से अगर सब उसके मामा मामी, नाना नानी, मम्मी डैडी तो नट्स एलर्जी है, पता है नट्स एलर्जी है करके मम्मी डैडी तो केयर रख रहे होंगे, पर उसके साथ साथ बाकी लोगों ने भी केयर रखना चालू कर दिया, तो आपको धीरे धीरे वो नट्स एलर्जी के डीपर क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं अभी नट्स एलर्जी के बारे में मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नट्स एलर्जी एंड एलर्जी के ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो आई मेक, बिकॉज दैट इज़ नॉट जस्ट अ फैमिली हेल्थ थिंग, इट्स अ सोशल हेल्थ थिंग एज वेल एंड अ लॉन्ग टर्म बिजनेस हेल्थ थिंग एज वेल। और इसके बारे में बनाने के पहले इस वीडियो को मैं अभी कंक्लूड करना चाहती हूँ कि 1 घंटा होने वाला है, कि आप फैमिली में अगर वही एलर्जी वाले चाइल्ड को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करोगे, उसी चाइल्ड के हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर वो नट्स नहीं खा पा रहा, आप बाकी सब चीज़ें फूड सोर्स ढूंढने लगोगे जो नट्स के ही हेल्थ इम्पैक्ट देगा आपके फैमिली में, वो विटामिन्स मिनरल्स जो चाहिए, प्रोटीन्स जो चाहिए, वो नट के बजाय कहीं और सोर्स से आपकी सारी फैमिली को देगा। तो धीरे धीरे आप देखोगे वही हेल्थ प्रैक्टिस सबको हेल्प करेगी। और वही नट्स एलर्जी का थोड़ा डीपर चीज़ इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। एंड लाइकवाइज अगर आपके एसिडिटी हो रही है आपके इन लॉ को, और आपने सिर्फ समझा इन लॉ को एसिडिटी हो रही है, होने तो उनके लिए मैं एक अलग सा तेल रख दूँगी। ऐसे मेरी फैमिली में मेरे को जब एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे मासी के घर में मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ, और मेरे पापा के घर में मैं रही हूँ, और प्लस खुद के घर में रही हूँ। खुद के घर में तो मैं खुद ही अपने खाने से कुछ भी खरीद सकती हूँ, पर जब मैं मेरे पापा और मासी के घर में रही हूँ, उनको कितना भी मैं समझा दूँ कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे पापा ने तो वो बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पापा को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी।
तो उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और मैंने जब बोला कि ये चीज़ आप नहीं खाओगे तो इससे एसिडिटी हो रही है, मुझे तो ये वाला ऑयल आप मत खाओ। और उन्होंने भी ऑब्ज़र्व किया कि वो वाला ऑयल नहीं खा के शायद उनको भी प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उन्होंने फिर इवेंचुअली उन्होंने ऑब्ज़र्व किया ना किया हो, उन्होंने वो बंद कर दिया खाना। वेयरएज़ मेरी मासी के घर में उन्होंने बंद नहीं किया वो वाले ऑयल को खाना, क्योंकि उनके यहाँ किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम तब नहीं हो रही थी। बट उन्होंने क्या अडेप्ट किया कि जब मैं उनके घर में गेस्ट, क्योंकि मैं गेस्ट जब रहती थी 1 महीने तक भी गेस्ट रहती थी मेरी मासी के घर, तो ये बचपन का हमारा प्रथा था, तो इसीलिए उनको 1 महीने तक कोई रहे तो इतना कोई परेशानी नहीं होता था। इनफैक्ट मैं यूजुअली 2 हफ्ते का प्लान करके, कभी कभी उन लोग ही बोलते थे तू स्ट्रेच कर, तो जब वो बोलते थे तो मैंने स्ट्रेच भी किया 1 महीने का। मैंने सबसे मैक्सिमम 2 महीना उनके घर में रही हूँ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 3 वीक्स या 4 वीक्स में रही हूँ मोस्टली, मगर 2 to 3 वीक्स ही बचपन से आदत थी रहने की। तो वही 2-3 वीक्स में जब हेल्थ की इम्पैक्ट हो रहे तो मैंने खुद से ही अलग ऑयल ख़रीद के, फिर वही ऑयल यूज़ होता था खाने में सबके लिए उस वक्त जब मैं उनके घर में गेस्ट हूँ। पर उसका जो हेल्थ इम्पैक्ट है, अगर सपोज़ मेरे डैड का एक क्रॉनिक डायग्नोसिस था एसिड रिफ्लक्स का, तो इसलिए वो क्रॉनिक डायग्नोसिस था करके वो अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ गया। वेयरएज़ उनके फैमिली में किसी को शायद एसिड रिफ्लक्स आता होगा, पर उनको क्रॉनिक प्रॉब्लम अभी तक डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि वो लोग यंग हैं। मेरे डैड 70s में हैं, जबकि उस घर के बाकी के लोग मेरे डैड से, मेरी मासी भी अराउंड 10 ईयर्स यंगर होंगी, मेरे दूसरे कज़न्स और यंगर होंगे, तो ऑब्वियसली उनके बॉडी में अभी तक वो एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम डेवलप नहीं हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं है, अगर उन्होंने वो प्रैक्टिस को ले लिया होता, समझ लिया होता कि क्यों इससे एसिडिटी हो रही है, जो मैंने बाद में थोड़ा समझा, पर पहले अगर इतना मान लिया कि इससे एसिडिटी हो सकती है किसी किसी को, इसलिए लेट्स नॉट ट्राई ईटिंग दिस ऑयल वाला फूड ऑफन, ये वाला बिलीफ सिस्टम अगर उन्होंने क्रिएट कर लिया होता, और या इतना कर लिया होता कि ओकेजनली आई विल ईट दिस ऑयल बट नॉट एवरी डे, हर दिन यही ऑयल कंटिन्यूसली नहीं यूज़ करना, ये अगर पैटर्न उन्होंने डेवलप किया होता, तो तब क्या होता कि उनका, क्योंकि अभी वो कंटिन्यूसली वो ऑयल को खा रहे हैं, और वो ऑयल में इसलिए था, राइस ब्रैन ऑयल था, राइस ब्रैन ऑयल से बाद में मुझे समझ में आया एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी का प्रॉब्लम मुझे इसलिए आ रहा था क्योंकि राइस में इंडिया में आर्सेनिक के कंटेंट हाई होते हैं। राइस में अगर आर्सेनिक का कंटेंट हाई है तो राइस ब्रैन ऑयल में भी आर्सेनिक के कंटेंट होने के हाई चांसेस होते हैं। अब अगर 3-4 ब्रांड में से कोई भी ब्रांड में राइस ब्रैन ऑयल के कंटेंट में आर्सेनिक अगर हाई है, तो हाई चांसेस है वो आर्सेनिक कंटेंट वाला ऑयल आपने कंज्यूम किया तो आपका हेल्थ इम्पैक्ट होगा। अगर हाई नहीं है आपके ऑयल में आर्सेनिक, बट सपोज़ आपके राइस में भी थोड़ा ऑयल आर्सेनिक है, राइस ब्रैन ऑयल में भी थोड़ा आर्सेनिक है, वीट में भी थोड़ा आर्सेनिक है, दूसरे वेजिटेबल्स में भी थोड़ा आर्सेनिक है, और ये सब मिला के आपने एक न्यूट्रिशियस कुछ पुलाव बना दिया, वेजिटेबल पुलाव, पर उसमें हर इंग्रेडिएंट में आर्सेनिक था, तो उसका इवेंचुअल एक एडिटिव आर्सेनिक कंटेंट आपके बॉडी में आएगा कि नहीं आएगा। और उसमें से अगर एक इंग्रेडिएंट को मैंने निकाल दिया, तो 5 इंग्रेडिएंट में अगर आर्सेनिक था, उसमें से एक को निकाल के अगर मैंने समझ लिया कि मेरा आर्सेनिक कंटेंट अभी कम हो गया, सिर्फ अभी 4 इंग्रेडिएंट में है, तो मेरा एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम थोड़ा स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा, या कम्प्लीटली डिसअपियर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन बाकी सब इंग्रेडिएंट्स में कितना आर्सेनिक है ना। तो ये सब तब समझना ज़रूरी इसलिए है कि धीरे धीरे अगर आप एक एक चीज़ को समझोगे तो एक एक चीज़ का आप हेल्थ केयर प्रैक्टिस ला पाओगे चेंज, और एक एक चीज़ का हेल्थ केयर प्रैक्टिस आप चेंज में ला पाओगे, तब जाके आपका हेल्थ फिर बेटर हेल्थ की तरफ जाएगा। सो आजकल आप ये भी देखोगे कुछ अभी न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं ये बोलते हैं कि एक ही ऑयल नहीं खाना चाहिए, और उसके भी बहुत सारे कारण हैं। मैं ऑयल के बारे में भी एक और वीडियो बना दूँगी। तो दीज 2 टॉपिक्स आई मोस्ट प्रॉब्ली टॉक अबाउट नेक्स्ट, बिकॉज ये दोनों भी फैमिली हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नॉट जस्ट फैमिली हेल्थ, आप अगर सिंगल इंसान भी रह रहे हो, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी रह रहे हो एज रूममेट्स, तब भी ये सब, जब आपकी फैमिली रियल फैमिली के साथ आप नहीं रहते, रूममेट्स के साथ रहते हो, रूममेट्स आपकी रियल फैमिली हो जाती है तब। और ये लाइफ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है यूएस में। तो दैट इज़ योर फैमिली हेल्थ तभी प्रैक्टिस। सो फैमिली हेल्थ टॉपिक देख के ये नहीं समझना कि सिर्फ ये फैमिली रेलेवेंट है, ये किसी भी पर्सन के लिए रेलेवेंट टॉपिक है तब भी, क्योंकि तब एज अ फैमिली आपको दूसरे ग्रुप के साथ कोएग्जिस्ट करना होता है।
सो आई होप ये मीनिंगफुल था, इसमें एजुकेशनल कुछ आपने पाया, और आपको कोई क्वेश्चन कमेंट्स देने हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन कमेंट्स लिखिए, क्योंकि उसी से डिस्कशंस ऑफ नेक्स्ट टॉपिक खुलती हैं या बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।